नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो एक बार फिर कोरोना का ही है। जी हां, कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। इसकी लगातार डराने वाली रफ्तार जारी है और हालात इस कदर डराने वाले हो गए हैं कि नए मामलों का आंकड़ा 13,000 को भी पार करने लगा है। यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं भी कोरोना की घातक रफ्तार के आगे पस्त सी पड़ी हुई हैं। कोशिशें बहुत की जा रही हैं, रिजल्ट निकल के नहीं आ पा रहा जितनी उम्मीद की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत जहां पहले से ही खबरों में थी, वहीं अब तो हॉस्पिटल भी बेड नहीं होने का हवाला देते हुए पोस्टर चस्पा करने लगे हैं। कुल मिलाकर कोरोना की रफ्तार को देख लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग का अंजाम क्या होगा। इस पर लगाम लगाने में हम कामयाब कैसे हो पाएंगे, और इसी पर हम बात करेंगे। एक बार फिर कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहा है। तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। तैयारियों से तेज घातक कोरोना की चाल हो गई है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील के साथ शिवराज के मंत्री तुलसीराम सिलावट हाथ जोड़ते नजर आए। आप जानते हैं कि जो ये जनता कर्फ्यू है, मैं भाई और बहनों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, माँ की रक्षा करो, बेटे की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो। अपने घर में सुरक्षित रहो, मोहल्ले से बाहर मत आओ, घर से बाहर मत आओ, मल्टी से बाहर मत आओ, गांव से बाहर मत आओ। जो व्यक्ति जहाँ हुई, क्योंकि ये बड़ा युद्ध है, हमारे सामने जो दुश्मन है वो दिख नहीं रहा है। ये लड़ाई, इस युद्ध को हम संगठित होकर, मतलब घर में रुक कर हम इसको हरा सकते हैं। मास्क जरूरी है, उससे ज़्यादा वैक्सीन जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है। हाथ जोड़ने की नौबत इसलिए भी आई क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना बेलगाम हो गया है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन कोरोना की तेज रफ्तार पर अब तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है। सीएम शिवराज खुद लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने फिर अहम बैठक कर हालात का जायजा लिया। सीएम ने उम्मीद जताई है कि कोरोना कर्फ्यू को जिस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है, उससे कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने में जरूर कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने ऑक्सीजन की किल्लत के जल्द ठीक होने का भरोसा दिया है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। ऑक्सीजन निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है। केवल ऑक्सीजन लाना, केवल कोटा बढ़ाना नहीं, बल्कि उसका परिवहन भी बहुत एक बड़ी चुनौती है और उस पर लगातार काम हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। बेड अस्पतालों में सुनिश्चित हो सकें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब जब तक कोरोना की चेन को तोड़ेंगे नहीं, संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हर व्यवस्था हमें छोटी ही लगेगी। सीएम के भरोसे पर यकीन सभी को है, लेकिन हालात इस कदर तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सी गई हैं। भोपाल एम्स में मरीजों की बाढ़ ऐसी आई है कि बाहर बेड नहीं होने का पोस्टर चिपकाना पड़ा है। और ये देखिए कि कोविड इमरजेंसी अभी सभी बेड खुले, असुविधा के लिए खेद है। ये एम्स में यहाँ पर बाकायदा ये जो कोविड वार्ड है, कोविड इमरजेंसी है, एक बोर्ड लगा दिया गया है जहाँ पर ये लिख दिया गया है कि कोविड इमरजेंसी अभी सभी बेड फुल है, असुविधा के लिए खेद है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रोजाना नए मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट। स्थिति मध्य प्रदेश की आपने देख ली है। चलिए बिना किसी देरी के आप बात भी कर लेते हैं हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी, स्वास्थ्य एक्सपर्ट हमारे साथ, हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नीमा, कंडीशन हम मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, और सर ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि व्यवस्थाओं के तो हर जगह दावे किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन है, बेड है, हर चीज़ के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हॉस्पिटल के बाहर कतार लगी हुई है, और रियलिटी ये भी है कि आम लोग होपलेस हो चुके हैं पूरी तरह से। कहीं उनको आशा, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल अभी की कंडीशन आप मध्य प्रदेश में कैसे देखते हैं, और जैसा कि मैं हर बार पूछता हूं कि आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कम होगा या फिर से बढ़ेगा ये? और
देखिए, कोरोना एक पेंडेमिक है और पेंडेमिक का एक नेचर होता है कि वो अपनी हाइट को अटेंड करता है, यानी अपने इन्फेक्शन जब तक उसका पूरा कोर्स नहीं होगा, वो अपनी हाइट अटेंड नहीं करेगा, वो सेल्फ डिक्लाइन नहीं होगा। तो या तो हम उसको उसकी हाइट अटेंड करने पड़े या उसको बीच में रोक दें। पर अगर हम उसको उसकी हाइट यानी नंबर ऑफ इन्फेक्शन केसेस उसको अटेंड करने देते हैं, उसको बढ़ने देते हैं, तो नंबर ऑफ डेथ इतनी होगी कि हमारी कल्पना के बाहर है। तो पैंडेमिक को रोकने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो कुछ हथियार ये हैं कि एक तो वैक्सीनेशन हमारा जितनी तेजी से हो सकता है उतनी तेजी से हमको करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंटर्स के संख्या में हो या फिर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे हो। वैक्सीन हमको पूरी ताकत से इस हमारी शक्ति को लगा देना पड़ेगा। दूसरा जो है लॉकडाउन एक तरह से हम उसकी चेन को ब्रेक करेंगे। तो हमारे प्रदेश में लॉकडाउन सीमित अवस्था में लागू किया गया है। देखिए, लॉकडाउन कभी भी 100% करना देश के और देश की इकोनॉमी के हित में नहीं है। उसको भी थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ेगा कि जान भी बचाना है तो हमारी इकोनॉमी को भी बचाना है। तो लॉकडाउन जो लागू किया गया है, जनता को ये समझना होगा कि लॉकडाउन सरकार ने लागू किया है। जब तक हम सेल्फ लॉकडाउन या सेल्फ जनता कर्फ्यू हम एक तरह से लागू नहीं करेंगे, इस चेन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हमारे हथियार हैं ही। तीसरा चीज जो है, हमें किसी हालत में भी पेशेंट्स जो आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं अपनी दैनिक जिंदगी में, मैं रोज हॉस्पिटल में बैठता हूं कि पेशेंट जो आ रहे हैं वो लेट स्टेज पे आ रहे हैं। इस समय जो कोरोना का जो म्यूटेंट वेरिएंट आया है उसने एक तरह से दो चीजें अटेंड की है। एक तो ये मास संक्रमण करता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ पूरे परिवार को संक्रमित करता है। दूसरा, इसमें जो संक्रमण होता है वो इतनी तेजी से फैलता है कि पेशेंट को और डॉक्टर्स की टीम को संभलने का मौका नहीं देता है। मान लीजिए आज एक 40-50 साल का कोई व्यक्ति है और अगर उसको आज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव होने के बाद अगर हम 2 दिन वेट करते हैं और अगर हम उसको थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट करते हैं, एकदम वो 60% हो जाएगा। आप जान लीजिए कि अगर वो 50-60% हो गया तो उसको आईसीयू बेड ही लगेगा। और आज हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि नॉर्मल जो बेड हैं वो तो अवेलेबल है हमारे पास। आज हमारी आवश्यकता है कि हमें आईसीयू बेड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। रातों रात आईसीयू बेड की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन, बाइपेप मशीन, वेंटिलेशन मशीन और एक डॉक्टर की बहुत बड़ी फौज और पैरामेडिकल स्टाफ की फौज जरूरी है। बिल्कुल सर, रातों रात तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, उसके लिए एक वक्त चाहिए होता है। हालांकि वक्त था हमारे पास, उसको हम सही तरह से यूटिलाइज बिल्कुल नहीं कर पाए, ये भी चीज़ है। मैं जो हमारे साथ में कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं उनसे भी बात कर लूँगा। फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए ये स्थिति जो अब हो रही है, और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बाकी के हमने राज्यों में भी देखा, हम पूरे देश में देख रहे हैं, अभी युद्ध स्तर पर तैयारियां मध्य प्रदेश में चल रही है। आपको ये जो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं मध्य प्रदेश में सरकार प्रशासन की तरफ से, क्या वो काफ़ी लगती हैं या फिर इनमें और सुधार हो सकता है, कहीं सुधार की गुंजाइश है? तो प्लीज़ बताएं। देखिए, जो अभी नीमा जी ने कहा, डॉक्टर नीमा साहब ने कहा, वो बात बहुत मार्के की और काम की बात उन्होंने कही कि अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाए और ड्रग चालू हो जाए तो आपको हॉस्पिटल बेड की या वेंटिलेटर बेड की जरूरत नहीं है, आप घर में भी रह के इलाज करा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि जो आप भोपाल में आज ये दिक्कत है कि आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ कोई रैंडम टेस्टिंग हो नहीं रही है पूरे शहर में कि आप रैंडम टेस्टिंग करा रहे हैं, लोग खुद से आ रहे हैं और टेस्टिंग करा रहे हैं, ये स्थिति है। और आपको जो है पहले दवाई नहीं मिल रही, दवाई बहुत लेट मिल रही है और रिपोर्टें बहुत लेट आ रही है। इस वजह से लोगों में संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है और अस्पतालों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर सरकार को चाहिए कि पहली फुर्सत में प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था करे, वो मोहल्लों में और अपने लोगों की विसिनिटी में, दूसरा टेस्टिंग करके लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दे। अगर ये काम भी सरकार कर लेगी तो उसके अस्पतालों पर और ऑक्सीजन पर जो लोड है वो लोड कम हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था बनती नहीं दिख रही। नए अस्पतालों के बेड जो है वो बनते नहीं दिख रहे
और अब ऑक्सीजन का जहां तक सवाल है, तो ऑक्सीजन बस अब इस स्थिति में है कि आपको मिल जाए या ना मिले। अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर मिल गया आपको तो किट नहीं मिलेगा आपको, किट मिल गया ऑक्सीजन तो फिर दवाई नहीं मिलेगी आपको। तो जो चेन मतलब समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत सारी हैं, बस वो चेन से समस्याएं भी, जैसे कोरोना की चेन। मैंने अपने हिमांशु जी कल भोपाल में अपने एक परिचित के लिए मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो किट लगती है मास्क, वो पूरे भोपाल में ढूंढवाया, मुझे कहीं नहीं मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रह गया लेकिन वो किट नहीं मिला उससे उसको। ये स्थिति है भोपाल में। तो अगर ये रहेगी तो कैसे आप इस पैंडेमिक के ऊपर जो है काबू पा ही नहीं सकते। सरकार को चाहिए अर्ली स्टेज में ही लोगों को रोक ले, वो अर्ली स्टेज में ही लोगों को ट्रीटमेंट कर ले वो। अच्छा, हाँ, ठीक है। है धैर्यवर्धन शर्मा जी होगा और डेथ कैजुअलिटी कम हो जाएगी। शर्मा जी, आपने दोनों तरफ से बात सुन ली होंगी, डॉक्टर साहब की भी बात आपने सुनी, विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। सिद्दीकी साहब भी एक तरह से अपनी आप बीती बता रहे थे कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। और आप यकीन मानिए शर्मा जी कि बहुत सारे लोग मेरे भी संपर्क में आते हैं, मुझसे भी फ़ोन पर संपर्क करते हैं, कभी मैसेज के थ्रू करते हैं, और उनकी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। कहना बहुत आसान होता है कि हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन आदमी जो डरा हुआ होता है उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये व्यवस्थाएं कैसे चाक चौबंद होंगी? व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं शर्मा जी। देखिए, इतनी बड़ी आबादी में जब महामारी आती है तो सारी व्यवस्था ध्वस्त होती ही प्रतीत होती है। आप कितनी भी तैयारी कर लो तब भी कम लगने लगती है। और विशेषकर कोरोना ने हमको छला है, और केवल सत्ता पक्ष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, बड़ी साफगोई के साथ मैं कहना चाहता हूँ, सरकारों को भी छला, विषय विशेषज्ञों को छला, चिकित्सा के जानकार लोगों को छला, और तो प्रेस के लोगों को, आम जनता को भी छला। ऐसा लगने लगा था कि शायद कोरोना नियंत्रण में आ रहा, धीरे धीरे संक्रमण लगातार घट रहा है, लापरवाही बढ़ गई थी, लोगों की चिंता कम हो गई थी। पर ये बदला हुआ वेरिएंट है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये इतना घातक होगा, इतना प्राण घातक होगा, इतना जानलेवा होगा, इतना तेजी से संक्रमण फैला देने वाला होगा, यह कल्पना किसी को नहीं थी। शर्मा जी, अस्पतालों में माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि कोरोना ने छला है, किसी को नहीं पता था इतना प्राण घातक होगा, दोबारा से ऐसा आएगा, ये तो पहले भी कहा जा रहा था कि ये तो कोरोना की पहली वेव है, ये तो कोरोना की पहली वेव है, कोरोना की सेकंड वेव, थर्ड वेव आना बाकी है, ये जो लगातार कहा जा रहा था। अब वक्त भी था आप लोगों के पास तैयारी करने का, तो कोरोना ने छला है या फिर आप लोगों ने कुछ ज्यादा लापरवाही कर दी है? हिमांशु जी, कोरोना का लहर दूसरी आए तीसरी आई, ये बड़ी साधारण बात थी। बात ये कि ये बदला हुआ कोरोना आया, ये ज्यादा घातक है। ये जो नया स्ट्रेन है ये बहुत 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 खतरनाक है, और अभी लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं यदि तीसरी लहर आई तो इससे भी ज्यादा घातक हो सकती है। नहीं तो तब भी आप लोग यही कहेंगे कि कोरोना ने छलाया, या उसकी तैयारी आप पहले से अभी से ही करना जुट जाएंगे? निवेदन सुन लीजिए, मैं यदि मुझे आप समय देंगे तो जरूर बताऊंगा मैं कि सरकार के सामने, यदि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूं, ये जब संकट आ गया तो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को हेलीकॉप्टर से मंगाया जा रहा है प्रोडक्शन यूनिट से, और उसको केवल भोपाल में नहीं बल्कि सभी संभागीय मुख्यालयों पर भी एयरलिफ्ट करके भेज रहे हैं। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था जुटाने की कोशिश हो रही है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से बात की है। नवीन जिंदल, अच्छा ये बताइए, ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है? ऑक्सीजन का अभाव नहीं है, पर जिस अनुपात में मरीज आते जा रहे हैं अनेक जगहों पर, उस दिन उस पर्टिकुलर समय में कई बार अभाव होने लगता है, और उस अनुपात में डिमांड के आधार पर ऑक्सीजन। आज हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता भोपाल के BHEL वहां पहुंचे थे जहां ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि भोपाल के अलग अलग जगहों से जो हॉस्पिटल थे वहां से लाइन लगी हुई थी करीबन 1 किलोमीटर लंबी। सुबह 7-8 बजे से लोग बाग लाइन में लगे हैं, किसी के पास 5 सिलेंडर हैं, किसी के पास 6 सिलेंडर हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ बात करी हॉस्पिटल्स के जो ड्राइवर वगैरह थे उन लोगों से, तो उन्होंने कहा है कि लोग मर रहे हैं, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन लोगों की बात थी, हालांकि मैं नहीं। अब आक्रोश गुस्सा निकलता है तो ऐसी बातें निकल के सामने आ जाती हैं। तो ये क्यों नहीं व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती? क्योंकि ऑक्सीजन के लिए सच में मारामारी हो रही है। आप बोल रहे हैं पहले कि कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन अब कम से कम चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये तो कह रहे हैं कि चुनौती बनी हुई है। चलिए इस पर तो आए कम से कम।
देखिए, देश और प्रदेश में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी उतनी ऑक्सीजन यहाँ बनाई जाती थी और वितरित की जाती थी। इस महामारी में अचानक ऑक्सीजन की बहुत डिमांड बढ़ गई। सर अब फिर से दूसरे वही राज्यों बात, से इस मंगाना। महामारी में अचानक डिमांड बढ़ मुख्यमंत्री जी ने गई। पूरी रात। सर फिर हिमांशु से जी, वही बात बात, सुनिए मेरी भी। नहीं शर्मा जी हिमांशु मेरी जी, बात, आप अब मेरी देखिए बात अगर भी आप आप कहीं पर सुनिए, बोलेंगे कि महामारी में अचानक से डिमांड बढ़ गई तो हमें पहले से तैयार होना चाहिए था ना कि महामारी होगी, इस तरह से हमें पहले से ऑक्सीजन की ये सारी चीजें करनी चाहिए थी ना। ये देखिए, ये वो लंबी कतार, ये देखिए आप, अगर आप टीवी देख रहे हैं ये देखिए कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी है ऑक्सीजन के लिए। ये देखिए 1 किलोमीटर लंबी ये कतार है और सब ये देखिए एम्बुलेंस के लोग, और ये बोल रहे हैं कि हम 6 सिलेंडर यहाँ पर लेकर आए हैं, हॉस्पिटल में अभी सिर्फ 2 सिलेंडर बचे हैं। अगर ये सही टाइम पर नहीं गए तो वहां पर तो फिर जान जाएगी लोगों की ऑक्सीजन की कमी से। शर्मा जी। हिमांशु जी, आप जो तकलीफ का दृश्य बता रहे हैं वो सच में मार्मिक है, तकलीफ देह है, और स्थिति किसी से छिपाने की भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी कल परसों 2 दिन मुख्यमंत्री जी ने रात भर जाग कर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालयों में बात की है कि ताकि वहां से सुनिश्चित हो परिवहन ऑक्सीजन का यथाशीघ्र आ सके। आज ही उन्होंने रक्षा मंत्री जी से बात की ताकि डीआरडीओ के संसाधन मैं ऑक्सीजन के, मैं अस्पतालों के हमें मिल सके। उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से भी चर्चा की, बीजेपी के दूसरे नेता भी चर्चा कर रहे हैं कि उनके प्लांट में यदि प्रोडक्शन है तो मध्य प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर मिल सके, वो सब चिंता की जा रही है। और यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में, भोपाल में, रीवा में, इंदौर में, ग्वालियर में और शहडोल में भारत सरकार के द्वारा बीपीएसए तकनीक आधारित आधुनिक प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो एक प्लांट की कीमत 1,60,00,000 है। अब बखान मत करिए, ये सारी चीजें पहले करते तो हमें अच्छा लगता शर्मा जी। ये सारी चीजें पहले करते तो हमें अच्छा लगता। अभी की आपको बात बता दूं, सुनिए ग्वालियर जैसे शहर में 1190 नए मरीज आ रहे हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है, टोटल 75 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के आंकड़े बता रहा हूं। फिर से 12,000 से ज्यादा मामले निकल के सामने आए हैं। ये हकीकत है मध्य प्रदेश की। पर मुझे आपकी मदद चाहिए। सर हम तो मदद दे रहे हैं, जनता भी मदद दे रही है, लेकिन आप लोग अगर पहले से सतर्क और सजग होते तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। ये सच्चाई है, मान लीजिए इस बात को। और भयावह का डॉक्टर साहब, भयावहता का एक तरफा यदि हम दृश्य दिखाएंगे तो उससे लोगों में और ज्यादा सर अच्छा ये बताइए सर। नहीं शर्मा जी, हम शमशान घाटों की भी तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, हम रोते बिलखते परिजनों की भी तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर के लिए लाइन लगी, हम वो भी नहीं दिखाते हैं। हम यहाँ पर ये चला देते हैं कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम ये चला देते हैं। क्या आपको लगेगा नहीं कि हम जनता के साथ उनको ठग रहे हैं? मोहित जी, मुझे बस हमको असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। मेरी इतनी सी प्रार्थना है मोहित जी, मैं आप पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, जो वस्तु स्थिति है मीडिया उसको दिखाती है, मैं पर निवेदन कुछ और कर रहा हूँ कि लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। इस समय कोरोना कर्फ्यू में लोगों से अपील की जा रही है कि टीकाकरण करवाएं। आपके बड़े चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो 8-9 दिन बचे हुए हैं 1 मई के पहले के, इसमें 45 साल से ऊपर के आयु के लोगों को, विशेषकर बुजुर्गों नहीं, वो हम लगातार कर रहे हैं, वो हम लगातार कर रहे हैं। आज ही डॉक्टर साहब, आज रिसर्च आया है कि जिन्होंने 1 डोज भी लगवा लिया है टीका का, उनको 0.02% का इन्फेक्शन हुआ, अर्थात 500 आप लोगों की रिसर्च पता नहीं कैसे है। हमारे यहाँ पर इतने सारे मामले निकल के सामने आए हैं कि जिन्होंने 2-2 टीके लगा लिए उनको भी कोरोना हुआ है। हालांकि एंटीबॉडी डेवलप होने में टाइम लगता है, और ये हम लगातार लोगों से कह रहे हैं कि वैक्सीन पर कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। हम लोगों से अपील लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक समस्या मेरे को लग रही है कि हम बहुत लंबे वक्त से कोरोना कर्फ्यू कर रहे हैं, हमने कई जगह पर लॉकडाउन भी किया, वैक्सीनेशन भी हमारी सारी चल रही है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े अगर बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं, तो उसकी एक वजह क्या निकल के सामने आ रही है? आप देखो, कोरोना जो है, कोई भी महामारी जब आती है तो 3 से 4 साल तक वो दुनिया में रहती है। 1921 में जो पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू का हुआ था, उस समय की आबादी 1 से 1.5 करोड़ उस समय जान देना पड़ी लोगों को। तो कोरोना महामारी ये जाने वाली नहीं है। अभी बात इस बात की है कि हमें हमेशा अभी सतर्कता के साथ जीना पड़ेगा अगले 2-3 सालों तक। ये सतर्कता, सावधानी और अपने साधनों को बढ़ाना और अपने आप को तैयार करना, जैसे युद्ध के लिए हम कैसे तैयार रहते हैं हमेशा,
ये मान के चलिए कि कोरोना से हमारा युद्ध है और ये कोई जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। आप समझेंगे कि अभी एक बार हाइट अटेंड करके ये युद्ध खत्म हो जाने वाला है तो भी नहीं, ये फिर से थर्ड वेव भी आ सकती है और ये जब आएगी तो फिर डेडली होगी, क्योंकि जितनी बार ये वायरस नए सिरे से आता है उतनी बार अपने आप को ज्यादा तैयार करके आता है। जबकि आप ये देखेंगे पिछली बार जब मार्च के महीनों में कोई जगह पे पूरे कंट्री में 100-200 केस थे तो हमने लॉकडाउन कर दिया और 2 महीने लॉकडाउन करा, 3 महीने लॉकडाउन करा, फिर धीरे धीरे ओपन किया। कोरोना को हमने बचा लिया। वो इनिंग हमने बहुत अच्छी खेली थी, पर सेकंड इनिंग में हम मात खा गए कि जो सावधानी और जो साधनों को हमको बढ़ाना था, वो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में अमूमन यही हाल है कि साधनों की कमी और कोरोना की भयावता दोनों के में डिस्प्रपोर्शन है। कोरोना ने अपने आप को बहुत बढ़ाया और साधन हमारे और कम हो गए, सावधानी हमारी बहुत कम हो गई। आज भी हमें उन्हीं सावधानियों को साथ अपने आप को तैयार करना है। ये युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। ये हाइट अभी अटेंड होने में अभी भी 10-15 दिन लगेंगे। नंबर ऑफ केसेस जब तक बढ़ते रहेंगे, फिर एक हाइट पे आके स्थिर होंगे, फिर अपने आप डिक्लाइन हो जाएंगे। फिर से डिक्लाइन होने के बाद क्या हम फिर से सावधानी छोड़ देंगे? फिर वही आयोजन, फिर वही हमारी राजनीतिक रैलियां या सामाजिक आयोजन या जनता का एक जगह इकट्ठे होना, पार्टी करना, शादियां करना, ये फिर से शुरू हो जाएगा और फिर से वो बढ़ेगा। नहीं, इन सब से बचना ही होगा। अब जो हमारी आज की आवश्यकता है उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे पास जो आज जो साधन है उनका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आवश्यक हो गया है। इंजेक्शन रेमडेसिविर जिस जगह पे आते हैं वहां पे समुचित तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हाहाकार कम मचेगा। उसकी कालाबाजारी को रोकना सरकार का काम है। बहुत अच्छी बात। उसके बाद नंबर ऑफ आईसीयू बेड बढ़ाने होंगे, तुरंत बढ़ाने होंगे। जनरल बेड बढ़ाने से काम नहीं होगा। जनरल बेड कितने भी बढ़ा लीजिए, आज जो डेथ हो रही है वो आईसीयू बेड के अभाव में हो रही है। तीसरा, पेशेंट को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना पड़ेगा। जितनी जल्द वो रिपोर्ट करेगा उतना जल्द हम उसको आइसोलेट भी कर पाएंगे और उतनी जल्द हम उसको आईसीयू बेड से बचा के नॉर्मल बेड पे ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाइए। नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने के बाद उनको अगर जो पॉजिटिव केसेस उनको क्वारंटाइन करना है, उधर हमको आईसीयू बेड बढ़ाना है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को मतलब हमें इन शॉर्ट में मैं डॉक्टर साहब अगर मैं इसका समीकरण निकालूं, इसका निचोड़ निकालूं तो ये है कि जितना तेज कोरोना चल रहा है हमें अपनी रफ्तार उससे डबल तेज करनी होगी, तभी हम इसको डिफीट कर सकते हैं। वरना हम हमेशा अभी हारते ही रहेंगे, इससे पीछे चलते रहेंगे। पीछे चलते रहेंगे तो जान हमारी जाती रहेगी। सिद्दीकी साहब कुछ कहेंगे? देखिए, ये सही कह रहे हैं डॉक्टर नीमा साहब कि हमको कोरोना से आगे चलना पड़ेगा। अभी हालात ये कि सरकार जो है वो कोरोना के पीछे चल रही है। वो सही कह रहे हैं कि सारा जो मैनेजमेंट है, अभी भी अगर जो भी संसाधन हमारे पास है, अगर हम उसको सही तरीके से मैनेज कर ले तो बेहतर होगा। अच्छा, आज मुझे एक चीज बड़ी अजब लगी थी, एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मैं जरा शर्मा जी आपसे बात करना चाह रहा हूं इस बारे में। आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑक्सीजन के टैंकर जो आ रहे हैं, जो ट्रक आ रहे हैं, दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में उन टैंकरों को रोक लिया जाता है। ये कौन ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेगा? ये किस तरह की बात है? राजनीति क्यों होती है इस वक्त भी? देखिए, हर जगह पैनिक है, ऑक्सीजन की कमी है। यदि ऑक्सीजन टैंकर कहीं और से चल करके आ रहा है तो हो सकता है कहीं रोक लिया गया हो। माननीय मंत्री जी के ध्यान में कोई विषय आया होगा, इसलिए विश्वास जी ने यह सब बोला है। नहीं, लेकिन ये इस वक्त ऐसे आरोप लगाना कि कांग्रेस की तरफ से रोके जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में रोके जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा सुधार करिए। एक साथ जुट के कोरोना से लड़ लीजिए, बहुत जरूरी होगा, जो अभी तक एकजुटता आप लोगों में कभी दिखी नहीं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां आपके मुद्दे में वक्त एक छोटे से ब्रेक है, उसके बाद बात छत्तीसगढ़ की।